नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जो आपका 10 जनवरी 2023 से लेकर 14 फरवरी 2023 के बीच कंडक्ट कराई जाएगी। इससे संबंधित ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आज मेरा रेस्ट है, इसलिए मैं आज 2 वीडियो बना दिया हूँ एक ही दिन में। प्रैक्टिस सेट 3 और 4 का जो है बना दिया हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मिलता है स्टैटिक्स जीके जीएस, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के प्रश्न जैसे आपके सिलेबस में है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है टुडे एग्जाम। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये आपका एसएससी फेज 10 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से एक पुस्तक का नाम पूछा गया था। तो जो पुस्तक नहीं लिखा गया है गांधी जी के द्वारा, ये है आपका वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं आपका जो है वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक। इसे संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। ये पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अन्य पुस्तक जो है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये तीनों महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तकों में से है। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक आपका हरिजन भी है। ठीक है, तो ये सभी पुस्तक महात्मा गांधी के हैं एक्सेप्ट वेटिंग फॉर वीजा। तो वेटिंग फॉर वीजा ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने हाल में ही किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन के क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे वीवीआई करंट अफेयर मार्क किया हूँ। देखिए सीडीएस का जो पोस्ट है, जनरल बिपिन रावत साहब के जो हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना हो गई थी तब से ये वैकेंट ही था। अभी इनको जो है फिल कर लिया गया है, तो इस पोस्ट पे जो है नियुक्ति की गई है जनरल अनिल चौहान का। और ये अगर आपसे कोई पूछे ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बड़ी इत्तेफाक की बात है। और पहले जो सीडीएस रहे देश के जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत साहब, ये भी आपका उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिपिन रावत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जो आप देख रहे हैं आर वेंकट रमनी, ये आपका महान्यवादी हैं वर्तमान समय में, भारत का महान्यवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। और ये किसको जो है सक्सीड किए हैं, तो ये जो है आपको के वेणुगोपाल का जगह लिया है। कि कहाँ किसका जगह लिया है? के वेणुगोपाल का जो है इन्होंने जगह लिया है। कौन? आर वेंकट रमनी महान्यवादी के रूप में। अनिल चौहान हो गया इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला जो है डी चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ है यहाँ पे। डीवाई चंद्रचूड़ जो है ये देश के 50वें सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और ये जो है आपका यूयू ललित का स्थान लिया है। दोस्तों आपको एक एक फैक्ट ध्यान रखना होगा, तभी आपको एक कड़ी बन जाती है और याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप समीर बी कामत, ये जी सतीश रेड्डी का स्थान लिए हैं। जी सतीश रेड्डी का स्थान लिए हैं। जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ में अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब इनके जगह पे आ गए हैं समीर बी कामत, तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलते हैं आगे। अगला है हमारा, किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा की बात कही गई है। एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जो भी ये इस तरीके के आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक का, इसे नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। नीति निदेशक तत्व जो है ये आपका इसी के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? 36 से 51। और कौन से भाग में इसे वर्णित किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। और नीति निदेशक तत्व को जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है ये भी पूछा जाता है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये जो जिस आर्टिकल में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है, यह है आपका आर्टिकल 48 का ए या क कहिए, है ना। तो 48 का ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 में एक भाग बनाया गया है ए, जिसमें इस प्रकार की बात कही गई है कि भाई पर्यावरण का संरक्षण तथा वन तथा जो वन्य जीव है उनकी संरक्षण की बात कही गई है। अब अन्य जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे आप ऑप्शन 50 देख रहे हैं, ये भी एग्जाम में आपका एसएससी में पूछा गया इसी बार एमटीएस में। आर्टिकल 50 क्या है? कार्यपालिका
कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये पृथक किस आर्टिकल के द्वारा हुआ है? तो आर्टिकल 50 के द्वारा है, अलग हुआ है दोनों। अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जो है संबंधित है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल जो है पीस और जो है सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 51, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। अगर आपके मन में बात आ रहा हो कि 51 में मौलिक कर्तव्य है तो ये 51 के ए में है, ठीक है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करते हैं, 48 का ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। 48 जो है अनुच्छेद 48, इसमें कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है आपका आर्टिकल 48 में, ठीक है। आई होप आपको चारों आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा जनगणना 2011 के अनुसार द्वितीय सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे कम साक्षर, अभी भी आप जनगणना 2011 को ही फॉलो करके चलेंगे, इसी की मटेरियल देख के एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि 2021 वाला डाटा जो है रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है जनगणना 2011 के अनुसार अगर सबसे कम साक्षर पूछा होता तो बिहार होता, लेकिन यहाँ पे सेकेंड सबसे कम साक्षर पूछा गया है, द्वितीय सबसे कम साक्षर। तो द्वितीय सबसे कम साक्षर जो हो जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर मैं इसकी परसेंटेज के बारे में एक बार ध्यान दे लूं, आई होप मुझे अगर एग्जैक्ट याद आ रहा है तो 61.8 जो है आपका बिहार का है प्रतिशत, 61.8% जो है आपका बिहार का है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो है आपका 65 पॉइंट समथिंग है, 65 पॉइंट समथिंग है आपका अरुणाचल प्रदेश का। झारखंड का 66.4 है और राजस्थान का 66.1 है। इस प्रकार से है, तो 65 इसमें दूसरे स्थान पे आ रहा है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश जो है सेकेंड सबसे कम साक्षर जो है राज्य है। इत्तेफाक की बात देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक घनत्व जो है आपका बिहार में है। सबसे अधिक घनत्व, ये बदलने वाला भी नहीं है चाहे कोई सा भी जनगणना हो। सबसे अधिक घनत्व जो है आपका बिहार में है और सबसे कम घनत्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी इत्तेफाक देखिए, ये पहला और दूसरा जो सबसे कम साक्षर है वही सबसे अधिक घनत्व और सबसे कम घनत्व लेके बैठे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे अधिक साक्षर अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों केरल हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है? देखिए एसएससी एमटीएस 2015 में पूछा गया है। मेरे ख्याल से जितने भी जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है उतनी कॉस्टली होती है। इससे भी आप देहाती अंदाज में अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सोना कितना महंगा है, ठीक है, आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होती है प्रकृति में, सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। इसीलिए इस पे जो है जंग, दाग, धब्बा ये वगैरह नहीं लगती है। इससे अभिक्रियाशील रहेगा तो लगेगा, है ना, अभिक्रिया करेगा तब तो कोई नया चीज बनेगा ना। तो सोना करता ही नहीं, इसीलिए कॉस्टली है। इन चारों ऑप्शन को मैं अगर टटोलूं तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील जो होगा ये आपका मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इन सभी चीजों का सूत्र भी आपसे पूछा जाता है, जो लड़के एकदम नए हैं। ऐसा नहीं कि पोटासियम का पी सूत्र होता है, बिल्कुल नहीं। पोटासियम का के सूत्र होता है, सोडियम का Na होता है, ये कैल्शियम का होता है, ये मैग्नीशियम का होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रकृति में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा तत्व होता है तो आपका सोना होता है। सोना का जो है Au यानी औरम लिखा जाता है और ये प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था कहने का मतलब है जो ओर के रूप में यानी अयस्क के रूप में पाया जाता है उसे संयुक्त अवस्था बोलते हैं, और जो एकदम शुद्ध पाया जाता है उसे मुक्त अवस्था बोलते हैं। तो सोना और चांदी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कोशिका के किस भाग को यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है? इस प्रकार का यातायात प्रबंधक है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ एनालिसिस भी करवाऊंगा और आगामी जो भी एग्जाम है सबके लिए तैयारी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यातायात प्रबंधक कहा जाता है ये आपका कहा जाता है गोल्जी काय को। गोल्जी काय को जो है यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक सेल का ही सभी ये पार्ट है। आप जान सकते हैं कि सेल जो है इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उस सेल के अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 4 पार्टों का नाम लिखा है। और भी कई सारे पार्ट होते हैं सेल के अंदर, से न्यूक्लियस होता है ना, कोशिका द्रव्य होता है। इसके सबको छोड़ के भी इतने पार्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल में जो है
कितने छोटे छोटे ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते होंगे। तो मैं सेल को नहीं देख सकता, ऊपर से इसमें भी कई सारे अंग हैं, ठीक है। अब अन्य ऑप्शन को थोड़ा देख लूं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसे कहा जाता है पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद गोल्जी इकाई के बारे में अभी आपने देखा, ट्रैफिक पुलिस। उसके बाद राइबोसोम को जो है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर आप लीवर की बात करेंगे तो इसे केमिकल का फैक्ट्री यानी रसायन का फैक्ट्री कहा जाता है शरीर के अंदर। तो ये सभी बातें जो आपका जो है उपनाम दे दिया गया है अंगों को, उसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर शांते पावो को वर्ष 2022 का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए इस बार टॉप पे नोबेल से जो क्वेश्चन रहेगा, एक तो आपका रहेगा जो चिकित्सा का, एक साहित्य का, ठीक है। चिकित्सा और साहित्य में सिंगल पर्सन को मिला है, बाद बाकी सभी जो है एक से अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वांते पावो जो है, इसको चिकित्सा में इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है। सबसे पहले 5 क्षेत्र में हुआ था, लास्ट में जो है 1968 में इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया गया है ना। इकोनॉमिक्स को ऐड करके जो है 6 क्षेत्र में वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट जो एक प्रकार का विस्फोटक होता है, इसके आविष्कारक थे। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। मैंने कहा कि साहित्य भाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो साहित्य के क्षेत्र में जो इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपका एनी एरनॉक्स को दिया गया है। एनी एरनॉक्स इस प्रकार का नाम है इनका, इनको दिया गया है। तो एक तो चिकित्सा स्वांते पावो याद रखिए, एक एनी एरनॉक्स याद रखिए। इन दोनों को जो है चिकित्सा में और साहित्य में मिला है। इसके बाद आप शांति का याद रख सकते हैं, शांति का एक आलिया भट्ट याद रखिए, है ना, एक आलिया भट्ट याद रखिए, और एक मेमोरियल आलिया भट्ट की शादी जो है आलिया भट्ट में कैसे आप मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा। एक तो आलिया भट्ट याद रखिए, एक मेमोरियल, और एक लिबर्टीज, ये 2 संस्था है। लिबर्टीज आपका यूक्रेन का संस्था है ना, और जो मेमोरियल है ये आपका रूस का संस्था है। और आलिया भट्ट मैंने इसलिए कहा था याद रखने के लिए, क्योंकि इसका जो नाम है इस आदमी का, इसका नाम है एलेस बिलेत्स्की। ये ए और बी मैं आलिया भट्ट ऐसे करके जो है याद रखे थे, है ना। इन तीनों को संयुक्त रूप से आपको शांति का मिला है, एलेस बिलेत्स्की को, मेमोरियल संस्था को, और लिबर्टीज संस्था को। तो ये तो कम चांस बनता है कि आपसे अगर पूछा जाए शांति का, लेकिन चिकित्सा और साहित्य ये दोनों टॉप पे रहेंगे। चिकित्सा का स्वांते पावो और साहित्य का जो है एनी एरनॉक्स, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे रख लिया, क्योंकि मैं इसमें कुछ और चीज बता दूंगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित है, शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, वैभाषिक भी है। उपयुक्त सभी बौद्ध धर्म से संबंधित जो है शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो है 4 संगति हुई थी मुख्य रूप से। जो पहला हुआ था आपका राजगीर में, मैंने पहले भी बता रखा है, याद रखना चाहिए आपको। दूसरा आपका वैशाली में काला शोक के समय हुआ था, पहला अजात शत्रु, दूसरा काला शोक। तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा जो है कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो जब चौथा जो बैठक हुआ बौद्ध धर्म का, उसमें बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गए, हीनयान और महायान, ठीक है। तो हीनयान जो ब्रांच है उससे संबंधित शब्द है आपका वैभाषिक, ठीक है। वैभाषिक शब्द जो है हीनयान से संबंधित है, और शून्यवाद और विज्ञानवाद शब्द जो है ये महायान शाखा से संबंधित है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसी से मिलता जुलता जो है अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दोनों शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे एग्जाम की ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध की जन्म स्थान पूछी जाती है आपसे लुम्बिनी होती है। इसके बाद मृत्यु स्थान पूछी जाती है आपका कुशीनगर होती है ना। इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है। चलते हैं आगे।
अगला है हमारा रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। ये एसएससी सीपीओ 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना है। किसके हैं? भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना है। ओडिसी की बात करें, अच्छा भरत सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम है केरल का, भरतनाट्यम आपका जो है तमिलनाडु का, ठीक है। ओडिसी आपका ओडिशा का है, और इसके बाद में आपका कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, और कथकली जो है ये केरल का है। ये तो हो गई जगह का। अब इससे कुछ फेमस कैरेक्टर का नाम आपको बता देते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये भरतनाट्यम से हो गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। ओडिसी में जो है ये संयुक्ता पनिग्रही का नाम आपने सुना होगा, संयुक्ता पनिग्रही, सोनल मानसिंह, इसके अलावा सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिग्रही, और ये संयुक्ता पनिग्रही, हाँ इंद्रानी रहमान ये भी पूछा गया है, ठीक है, इंद्रानी रहमान भी पूछा गया है। ये सभी ओडिसी के नृत्यांगना है, ठीक है। इसके बाद जो कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी का आपका यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं कोई टीचर जैसा तो आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही था, लेकिन कुछ बहुत दिनों से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि लंबे समय तक कोई चीज याद रह सके, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, है ना। और कथकली से बात करेंगे तो सबसे फेमस कैरेक्टर जो मुझे याद है मृणालिनी साराभाई, और भी हैं लेकिन जो ज्यादा फेमस रहते हैं उसी को पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक भुखमरी इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर सेक्शन से रहेगा। तो वैश्विक भुखमरी इंडेक्स 2022 के अंतर जो है भुखमरी में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल भारत को जो है 2021 में 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, हंगर इंडेक्स 107वां है, ठीक है। ये कुछ नया करंट अफेयर नहीं, 2-3 महीना पहले का है, तो एग्जाम में आएगा। उपजाऊ के दृष्टिकोण से आदर्श मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए, जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो उपजाऊ के दृष्टिकोण से जो पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, ये 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। आपको मैंने एक ये बताया था पीएच मान और अम्लीय क्षारीय गिनती करने की तरीके, कि 7 से अगर कम किसी चीज का पीएच वैल्यू है तो वो जो है एसिडिक होता है, और 7 से अधिक है तो अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है, ठीक है। तो जो आदर्श मिट्टी है इसका 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है, मान लीजिए पीएच 3 हो गया, तो इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, तो चूना मिलाते हैं। अगर मान लीजिए कि मिट्टी क्षारीय हो गया, क्षारीय कहने का मतलब है पीएच मान लो 12 हो गया, तो क्या मिलाएंगे, तो इसमें जो है जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है, मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पीडोलॉजी, क्या कहते हैं, पीडोलॉजी कहते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का 5वीं फ्लोर का निर्माण किसने करवाया था। CHSL 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे बच्चे जो है वहां पे गलती करके आ गए, क्योंकि कुतुब मीनार में हम इतना ही जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश पूरा करवाया था, लेकिन इसके आगे हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कुतुब मीनार जो है वर्तमान में 5 फ्लोर का है। कितने का है, 5 फ्लोर का है, ठीक है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक भी हैं, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, यानी उसके सम्मान में जो है कुतुबुद्दीन निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। इतने से काम हुआ, थोड़ा सा फाउंडेशन वगैरह बना, और ये मर गए भाई साहब, कितने में, 1210 में मर गए थे, ठीक है। इसके बाद जो है इसी गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश जो है 2 फ्लोर और बनवाए, ठीक है। तो टोटल कितने फ्लोर हो गए कुतुब मीनार, 3 फ्लोर। लेकिन ऊपर का जो 2 फ्लोर है ये आपका तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है, जो टोटल वर्तमान में आज 5 महल का है। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का अंतर्वाही नदी है। देखिए भारत का अंतर्वाही नदियां जो है 3 प्रकार से समाप्त होती है। एक तो जो है किसी नदी में मिल जाती है, जो सहायक नदी कहलाती है। दूसरा डायरेक्ट समुद्र में जाके मिलती है, और तीसरा जो है जमीन में समा जाती है। तो जमीन में समाई जाने वाली नदी जो है भारत में अंतर्वाही नदी जो है एकमात्र है, लूनी नदी है। और ये कहाँ पे समाती है जमीन में,
कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो कच्छ के रण में समाने वाली नदी लूनी जो है ये आपका अंतर्वाही नदी है और यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला नदी तो ये आपका है माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। आपको याद होना चाहिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार से जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम अभी हाल में ही पूछा गया था, तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होती है कृष्णा नदी का उद्गम और ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है। इसके बाद नर्मदा नदी की जो उद्गम है ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश है और ये आपका अरब सागर में गिरता है, अरब सागर में गिरता है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है क्योंकि ये उल्टा दिशा में बहता है आपका नर्मदा नदी। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। थोड़ा फास्ट इसलिए चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और आप लोग फिर देखोगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया था। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। देखिए दोस्तों, इंसुलिन जो है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सभी जो है मानव हार्मोन है यानी जंतु हार्मोन है, जबकि साइटोकिनिन जो है ये पादप हार्मोन है। यहाँ पे जिबरेलिन्स भी पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकिनिन। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूं, इंसुलिन जो है मानव शरीर में अग्नाशय यानी पंक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन की खोज कौन किया था ये भी पूछा जाता है, तो बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था, बेंटिंग बेस्टा ने किया था आपका इंसुलिन का खोज। इसके कमी से शरीर में जो है मधुमेह रोग होती है क्योंकि ये जो है शर्करा को बैलेंस करने का काम करता है शरीर के अंदर। ठीक है, इसके बाद थायरोक्सिन जो है अबटू ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा। इसको संचालन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं और यही आयोडीन का प्रयोग करके ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को उपापचयन में मदद करता है। अगर ये नहीं रहे तो दोस्तों पचने में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है ये जो है यौवन वाला हार्मोन है। यौवन जब आदमी युवा अवस्था में, खास करके ये महिला में होती है, जब ये युवा अवस्था में, युवा अवस्था की दहलीज पे होती है तभी ये हार्मोन का जो है फ्लो शरीर के अंदर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सम्मेलन 2022 में कहां पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सौर अलायंस, आईएसए का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में है, तो इस प्रकार से आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है? ये बिहार एसएससी में 2022 में अभी भी पूछा गया था, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो वनावरण की बात अगर पूछा जाएगा, सबसे पहले वन सर्वेक्षण जो है प्रत्येक 2 ईयर पे होता है। कितने साल के बाद होती है? 2 ईयर्स पे होती है। अब 2023 में होगी क्योंकि 2021 में हुई है। ठीक है, तो जो वनावरण है अभी भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र पे ये आपका 21.71% है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। लेकिन अगर यही शब्द में समग्र वनावरण जोड़ दिया जाए, इस वनावरण के पीछे समग्र शब्द जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आपका आंसर बदल के 24.62% हो जाएगा। अब देखिए मेरे दरवाजा पे अगर 5 पेड़ है तो इसे हम वन नहीं कहेंगे, लेकिन खाली मैं ही तो इंडिया में नहीं रहता हूं, मेरे जैसे तो यहाँ से 140 करोड़ जनता है, तो सबके दरवाजे पे कुछ ना कुछ पेड़ है, खेत में कुछ ना कुछ पेड़ है, तो इन सभी को अगर जोड़ा जाए तो 21.71 और ये बढ़ के हो गया है 24.62। तो इस प्रकार के जो छिटपुट पेड़ है ये कितना है तो घटा लीजिए, 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 7 गया तो 9, और ये 3 में से गया तो 2, 2.91% जो है ये आपका इस प्रकार का पेड़ है कि एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, 5 गो यहाँ है, और जो मतलब एकजुट वन के प्रकार का है ये आपका 21.71 है। आई होप बात आप समझ पाए हैं। अगर खाली बनावरण पूछे तो 21.71, समग्र बनावरण पूछे तो 24.62, और भारत को संतुलित रहने के लिए यानी पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक संतुलन प्राप्त करने के लिए कितने भाग पे वन होना चाहिए तो 33% भाग पे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 2020 वाला जो है बांटा जा रहा है 2022 में, 2 साल पीछे चल रहा है, तो किसको दिया गया है? तो 2020 वाला जो पुरस्कार है ये आपको आशा पारेख जी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। 2019 वाला की बात करें तो 2019 वाला मिला था आपको जो है रजनीकांत साहब को, और अमिताभ बच्चन साहब को 2018 वाला मिला था।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 2020 वाला भी मिल रहा है 2022 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1969 में होती है और ये भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनाया गया था? एसएससी जीडी 16 में पूछा गया है। तो अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया, हजार खंबा महल भी बनाया, सीरी का किला भी बनाया। चार मीनार जो है ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है, जो हैदराबाद में है। कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया और ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि नोंगर बाइलेम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नोंगर बाइलेम वन्य जीव अभयारण्य एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये आपका स्थित है मेघालय के अंदर। कहाँ स्थित है? मेघालय के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से कैबुल लामजाओ का नाम आपने सुना होगा, जो फेमस है। कैबुल लामजाओ आपका जो है मणिपुर के अंदर स्थित है ना। इसके अलावा असम में तो बहुत सारे हैं, नमेरी है, मानस है, डिग्रू सखोवा है ना। इस प्रकार से ओरंग है, ये सब आपका असम में है। ठीक है, अब पावी तोरा है, पावी तोरा भी है। ठीक है, तो ये सब भी याद रखेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बहुत सारा है, सत्यमंगलम है, सत्यमंगलम और इत्यादि है। दोस्तों ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो और लंबा हो जाएगा। पीडीएफ में तो और क्वेश्चन है। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा।